नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि सीटेट पर्यावरण के विषय में हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। कल की वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस के विषय में बताया तथा जो पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस पर्यावरण की अवधारणा के विषय हमने देखा, समझा। हमने ये जाना कि पर्यावरण की जो शुरुआत है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क है, जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का करिकुलम है या कह लीजिए कि एनसीएफ है, वो कहाँ से आया तथा साथ ही साथ पर्यावरण की क्या अवधारणा थी, कौन कौन से बिंदु पे हमें फोकस करना था, उन चीजों को हमने देखा। और हमने ये भी समझा कि क्लास 3 में, क्लास 4 में, 1 में, 2 में ईवीएस कैसे कैसे कब कब पढ़ाया जाए और क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें किया गया था, इसके विषय हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, सिलेबस वाइज हम चलेंगे। हमने पहला टॉपिक कल क्लियर कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा दूसरा यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ ईवीएस। ठीक है, स्कोप ऑफ ईवीएस मींस पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण पर्यावरण का क्षेत्र। देखिए, पर्यावरण का क्षेत्र मींस स्कोप ऑफ ईवीएस। स्कोप ऑफ ईवीएस। अब देखिए, इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, स्कोप ऑफ ईवीएस की बात करें यानी कि पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण का क्षेत्र देखिए एक सीमित क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक यानी कि छोटी छोटी चीजों में भी पर्यावरण का वास है, आसपास की चीजों में है। जहां तक आप देख सकते हैं वहां भी पर्यावरण है, जहां आप नहीं भी देख सकते वहां भी पर्यावरण है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा कह दें ओजोन लेयर, अब यहां से तो ओजोन लेयर दिख नहीं रही है लेकिन वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो एनसीएफ 2005 जो ये डिसाइड करता है कि भारतीय सिलेबस में या हमारे इंडियन सिलेबस में हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ, उसमें ईवीएस का क्या क्या सेक्शन रहेगा या सीटेट के अकॉर्डिंग पर्यावरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये डिसीजन करके रखा गया है। साथ ही साथ सिलेबस में उसको रखा गया है। उन्हीं उन्हीं चीजों पर हम फोकस करेंगे और वही हमारा क्या है, सिलेबस है। पर्यावरण का क्षेत्र वही है यानी कि कहां तक क्या क्या चीजों को हमें कवर करके चलना है, यही है स्कोप ऑफ ईवीएस। ठीक है, स्कोप ऑफ ईवीएस एकदम छोटे बिंदु से शुरुआत करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। पहला पॉइंट इसमें यह है कि एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को जो भी आप स्कूली ज्ञान दे रहे हो, स्कूली ज्ञान दे रहे हो, आप स्कूली शिक्षा जो बच्चे को दे रहे हो, इस शिक्षा का डायरेक्ट लिंकअप हो, डायरेक्ट क्या हो, लिंकअप हो किससे, बाहरी जीवन से, बाहरी जुड़ाव से कह लीजिए या बाहरी जीवन से उसका जुड़ाव हो। समझाते हैं हम कैसे। देखिए, जैसे अगर आपने बच्चे को पढ़ाया कि देखो बेटा पानी गंदा मत करो, पानी की बहुत किल्लत है, पानी हमें बचाना चाहिए, तमाम प्रकार की फलाना ढिमकाना ढिमकाना, तो बच्चे ठीक है पढ़ लिया, थोड़ा सा इसका सेंस है तो वो समझ जाएगा लेकिन चीजों को भूल जाएगा। अगर उसके गांव में या आस पड़ोस में या आस पास आप जाके कोई तालाब दिखा दीजिए और कह दीजिए देखो बेटा ये तालाब था अब सूख गया है, इसके सूखने से क्या हुआ होगा बताओ, तो खुद बताएगा कि हाँ इसके सूखने से मिट्टी कड़ी हो गई, यहाँ के जो मछलियां थी मर गई होंगी, मेढक भाग गए होंगे, भैंस नहीं नहा पा रही होंगी। तो अब उसी से आप लिंकअप करिए। अब देखिए, जो आपने बताया था कि पानी की किल्लत क्लास में, उसी को पकड़ करके उसने वहां पूरा धर का धर दिया। यानी कि यही है, एनसीएफ 2005 कहता है कि सबसे पहली बात, स्कूली शिक्षा को आप इस हिसाब से मोटिवेट करिए या स्कूली शिक्षा को इस हिसाब से आप बनाइए, इस हिसाब से आप बताइए कि हर एक बच्चा अपने नॉलेज को बाहरी जीवन से जोड़ सके। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण का क्षेत्र सबसे पहले यही कहता है, या पर्यावरण का जो आप एक तरह से इसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, पहला यही है। क्या है पहला यही है कि स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से कैसे जोड़ें या स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ने में सक्षम बनाना भी पर्यावरण का एक स्कोप है। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरी बात करें तो इसका पर्यावरण का जो उद्देश्य केवल केवल
ज्ञान अर्जन करना नहीं है, केवल ज्ञान अर्जन करना, केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं है, नहीं है, बल्कि देखिए, बल्कि बल्कि क्या होता है, देखिए बल्कि प्राकृतिक, बल्कि प्राकृतिक, सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मुद्दों का, मुद्दों का पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या समाधान, पर्यावरणीय समस्या से समाधान। देखिए अभी क्या है, इस लाइन का मतलब समझिएगा। जैसे अगर आपने नॉलेज ले लिया, आपने सब पढ़ लिया कि हाँ ईवीएस ये है, यहाँ यहाँ चीजें गड़बड़ हो रही है, यहाँ ये चीजें हो रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉलेज का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस नॉलेज का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर ले रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान ले लो, उसका कोई उपयोग ना करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा कि किसी के यहाँ भैंस मरी, गाय मरी, उसको ले जाकर फेंक दिए, बीच चौराहे पे फेंक दिए या तिराहे पे फेंक दिए, सड़क के किनारे फेंक दिए। अब जो आ रहा है उसकी गंध जा रही है, उसके कीटाणु हवा में उड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरे पूरे गांव को दुर्गंध कर देंगे या सड़क के उस हिस्से को पूरा क्या करेंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो आपने सीखा क्या, क्या सीखा आपने? लेकिन अगर उसी मृत शरीर को आपने क्या किया, कहीं मिट्टी में ढक के तोप दिया या किसी ऐसे जगह फेंक दिया जहां कोई आता जाता नहीं है, यानी कि सामाजिक रूप से आपको इतना सेंस है कि कोई भी गंदी चीज समाज में नहीं फैलनी चाहिए। इट मीन्स कि आपने इन्वायरमेंट को सोशल से ऐड कर दिया। जो भी आपने सामाजिक ज्ञान अर्जित किया था उस ज्ञान का आपने प्रयोग कर दिया इन्वायरमेंट से। ये भी इन्वायरमेंट का एक स्कोप है। पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र भी आता है और उस सामाजिक क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को, होने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों को या समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, ये पर्यावरण के स्कोप के अंतर्गत आता है। अगली बात करें, इसको मतलब क्षेत्र। अगली बात करें, जैसे प्राकृतिक लिखा है। प्राकृतिक मीन जैसे अब आप किताबों में पढ़ते हैं, अब डायनासोर खत्म हो गए, चील खत्म हो गए, शेर मरने के कगार पे है, मगरमच्छ की कई प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, न जाने कितने पेड़ पौधे नष्ट हो गए जिनको हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। बचपन में हम लोग चील देखते थे, आज चील नहीं दिख रहे हैं। आसपास आप देखते होंगे जब आप छोटे होंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बागीचे थे, आज वहां पे घर बन गए हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? बचपन में जब हम लोग गर्मी में ऐसे बिना कपड़े कैसे लेटे रहते, कोई दिक्कत नहीं है, अब आदमी को एसी में भी आराम नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें आप जब देखेंगे, अपने ज्ञान को दिमाग में लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा पहले पेड़ था तो छांव थी, अब छांव नहीं है। फिर थोड़ा सा बुक किताब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा थी तो वर्षा ज्यादा होती थी, फसल अच्छी होती थी, अब फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो मोटा मोटा देखा जाए, कहीं ना कहीं नेचुरल डिस्टरबेंस जो हम करते हैं, यानी कि नेचर को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है और वो हमको डिस्टर्ब कर देगा, एक ना एक दिन हमको डिस्टर्ब कर देगा। यहां भी आप देखें, आपने अपने ज्ञान का प्रयोग क्या किया? आपने तो पढ़ा था कि पेड़ पौधों से ये होता है, ये होता है। नेचर यानी कि प्रकृति को हम खाते जा रहे हैं, कोई जानवरों का शिकार कर रहा है, कोई सींग के लिए मार रहा है, कोई दांत के लिए मार रहा है, कोई हड्डी के लिए मार रहा है, मारते चले जा रहे हैं और कंडीशन ये आ जा रही है कि धीरे धीरे वो प्रजातियां ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, अब उन प्रजातियों के खत्म होने का नुकसान ये है कि उन प्रजातियों से संबंधित जो प्रजातियां हैं वो इफेक्टिव होंगी और फिर वो ले जाकर के धीरे धीरे हम तक भी पहुंच जाएगी। तो हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उनको हमें बचाना है। और कैसे बचाना है, ये हमारी एक पर्यावरण समस्या है। कैसे बचाना है, यही या इसी का अध्ययन ही पर्यावरण स्कोप के अंतर्गत आता है। अब बात आती है सांस्कृतिक मुद्दे, कि सांस्कृतिक मुद्दों और पर्यावरण मुद्दों का क्या क्या लिंकअप हो सकता है। जैसे अब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा पीके मूवी में, एक पत्थर को ऐसे टीका लगाता है, लोग पूजने लगते हैं, तो लोग मानने लगते हैं कि हाँ इसमें भगवान है। ठीक है, तो अगर अगर ये कह दिया जाए कि इस पीपल के पेड़ में प्रभु भगवान है, कोई इसमें ईश्वर का वास है, तो लोग उसकी पूजा करेंगे
और गलती से भी कोई इस पे एक कुल्हाड़ी चला दिया तो उसकी हत्या कर डालेंगे, मतलब उसको पीटने लगेंगे, हरामखोर कहीं का, इसको काट रहा है, इसमें तो भगवान है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए, अगर चीजों को सांस्कृतिक मुद्दों से बांध दिया जाए तो वो चीजें भी सुरक्षित रह सकती हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण का लाभ हो गया और सामाजिक दृष्टिकोण से हमारी संस्कृति भी बची रह गई। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि राम मंदिर, कोई इसको टच करके देखिए मारपीट हो जाएगी। राम मंदिर को छोड़िए, कोई और चीज आप ले लीजिए, जैसे आप सामाजिक मुद्दों की बात करें, आप चिपको आंदोलन की बात कर लीजिए। चिपको आंदोलन में लोगों ने प्रथा बना दिया कि हमको चिपक के ही पेड़ों को बचाना है। अब सोचिए वो चिपको आंदोलन कब का हुआ है, धीरे धीरे 100 साल हो गया और 50 साल हो गया, अब होते 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 अब तक वो प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरणीय मुद्दों को आप सांस्कृतिक मुद्दा बना दीजिए और सांस्कृतिक मुद्दा बना करके पर्यावरण को बचा लीजिए, ये भी पर्यावरण स्कोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको बना देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, तो मानवीय मूल्य जो है वो ईवीएस के अंतर्गत नहीं है, वो हमारा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चन सीटेट कहां से, किस प्रकार से, कब कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, उसके लिए सबसे जरूरी आपको जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि इस वर्ड की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या इस वर्ड की मदद से वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना आप यहां से मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ही सीटेट साफ हो जाएगा, एकदम आराम से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब इसके विषय में चर्चा करने के बाद में, यानी कि जितने भी मुद्दे हैं हमारे, सामाजिक मुद्दा हो गया, सांस्कृतिक मुद्दा हो गया, और उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि भाई जो चीजें होती हैं इसको हम अच्छे से समाधान कर लें। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हमारा ये ईवीएस है, ईवीएस जो हमारा है, ये सामाजिक विषय का, विज्ञान का क्या है, समावेश है। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्कोप ईवीएस का, देखिए अब कहां कहां जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक तो हमने चपेट दिया है, इसके साथ साथ अब ये विज्ञान में चला गया, विज्ञान में जाने के बाद में सामाजिक विषय पे चला गया, सामाजिक विषय के साथ साथ ये हमारा प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाओं पे चला गया, प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें ईवीएस के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक मुद्दे आते हैं, प्राकृतिक मुद्दे जैसे भूकंप क्यों आता है, उसका क्या नुकसान है, उससे कैसे बच सकते हैं, बाढ़ आने का क्या कारण है, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है, उससे कैसे बच सकते हैं, सुनामी के क्या लक्षण है, उससे कैसे बच सकते हैं। इसके साथ भूस्खलन वगैरह है, आंधी तूफान चक्रवात, इन सब का क्या कारण है, इन सब से कैसे बच सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, और प्राकृतिक आपदाओं का भी समावेशन इस क्षेत्र में किया जाता है, या प्राकृतिक आपदाओं का समावेशन जो हम करते हैं वो किस क्षेत्र में करते हैं, इसी क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, यानी कि स्कोप की बात करें तो पहला तो ये है कि हमको बाहरी ज्ञान से जोड़ना है चीजों को। दूसरा ये है कि सामाजिक जो मुद्दे हैं, प्राकृतिक जो मुद्दे हैं, और जो हमारे सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को पर्यावरण से लिंकअप करके कैसे हम वर्क करते हैं, ये हमारा क्या है, पर्यावरण का स्कोप है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पर्यावरण, पहली चीज ये है कि पर्यावरण का जो नियम है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि परिचित से अपरिचित की ओर हमारा ये रूल चलता है। बच्चे को सबसे पहले आप वो चीजें बताइए जिनसे वो परिचित है, जिनको वो जानता है, तब उसके बाद में उन्हीं चीजों से जोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। जैसे अब अगर आप ऐसे दिखाएंगे बेटा ये क्या है, तो बता देगा मार्कर है। अब आप उसको बताइए अच्छा मार्करवा कंदरवा क्या है, तो कहेंगे, खोलेंगे आप, कहेंगे ये क्या है, तो बताएगा सर इससे लिखते हैं, इसकी निब है, या निब नहीं है, जो जानता होगा चोखा भाग को बताइए। फिर आप कहेंगे इसमें सिया कहाँ से आती है, तो बताएगा, इसको खोलिए, तो आप खोलेंगे तो वो जो चीज वो नहीं देखा है लेकिन जोड़ते 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 वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, किसी बिल्डिंग को आपको बताना हुआ, किसी इमारत को बताना हुआ,
बताइए बेटा ये क्या है, ये इमारत है। अब उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, अच्छा इस इमारत में कई खिड़की दिख रही है, तो बताएगा 1 2 3, सर 3 खिड़की दिख रही है। अच्छा कौन खिड़की बड़ी है, सर तीनों बराबर है। अच्छा कई दरवाजा है, तो आपको बताएगा कि 2 दरवाजा 3 दरवाजा। ऐसे ऐसे करते करते आप एकदम डीप में चले जाएंगे और धीरे 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 करके वो काफी सारी चीजें आपको बता देगा। इट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण का जो नियम चलता है, पर्यावरण सीखने का जो नियम चलता है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, क्योंकि पर्यावरण का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। अब आप सोचिए पूरा पूरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस, पूरा पूरा आपको सामाजिक विषय, पूरा पूरा सांस्कृतिक विषय, पूरी और हिस्ट्री के कुछ हिस्से, हिस्ट्री में ही इमारतें वगैरह आती हैं। तो इसका इतना व्यापक चीज है, तो इसको पढ़ने के लिए या पर्यावरण सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या कैसे हम सीख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पर्यावरण सीखने के 3 नियम हैं। देखिए 3 नियम है। अब इन तीनों नियम को हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान न होइएगा, अगर आप ये बना सकते हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। पर्यावरण सीखने के 3 नियम है, कौन कौन से देखिए समझते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब जैसे हम आपसे कह दें कि पर्यावरण के 3 नियम है, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे या कैसे समझेंगे, आप इसका एग्जाम्पल कहीं भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चले गए जंगल में, या बच्चे को आप लेके जाइए किसी दूसरी जगह पे लेके जाइए, या कहीं ऐसे लेके जाइए जहां पे बहुत सारे पेड़ हो, उसमें से कुछ पेड़ कटे हुए हों। अब बच्चे से आप पूछिएगा, ध्यान समझिएगा, आप लेके गए कहां, आप ऐसी जगह पे लेके गए हो जहां पे पेड़ कटे हुए हैं, कुछ कुछ लकड़ी बन रही है, कुछ फर्नीचर बन रहा है, कुछ पेड़ हरे हरे लहलहा रहे हैं, पेड़ों पे घोंसले वगैरह लगे हैं। अब बच्चा देखेगा, पहली चीज, आप बच्चे को लेके कहां गए हो, एक ऐसी जगह पे लेके गए हो जहां पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो बच्चा अब पर वहां की चीजों को देखेगा, अब देखेगा, देखने के बाद वो बताएगा सर कुछ पेड़ कटे हुए हैं, कुछ पेड़ों पे पक्षी के घोंसले लगे हुए हैं। तो आप पूछेंगे अच्छा ये बताओ बच्चा कि ये जो पेड़वा कटा है, इस पे जो घोंसला लगा वो कहाँ गया, तो बताएगा कि सर टूट गया, या भाग गए होंगे पक्षी, मर गए होंगे, दब गए होंगे, कुछ तो वो बताएगा। तब आप उससे कहेंगे अच्छा तो पेड़ नहीं करना चाहिए ना, तो कहेगा हाँ हाँ सर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका घर नष्ट हो जाएगा, हमारा घर नष्ट होगा हमको तकलीफ होगी, उनका घर नष्ट होगा उनको तकलीफ होगी। यानी कि आपने छोटा एक जनरल चीज दिखा करके बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ी बात आपने रख दी कि पेड़ों की कटाई से किसी का घर बर्बाद होता है, या अल्टीमेटली देखा जाए इसका फायदा किसको हो रहा है, ईवीएस को। तो बच्चा सीखा कैसे, पर्यावरण से। तो पर्यावरण से सीखना पहला नियम। वो जो पेड़वा उड़वा कटा था जिसको देख के सीखा था, ये क्या हो गया, माध्यम, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। अब जब वो सीख लेगा, देख लेगा कि लकड़ियों का क्या उपयोग है, किसका क्या कैसे कैसे होता है, तब आप बच्चे से बताएंगे अच्छा बताओ बेटा अगर पेड़ नहीं काटोगे तो ये फर्नीचर वगैरह कैसे बनेंगे। तब वो खुद बताएगा ना सर ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक बताएगा, या आप खुद सेंस लगा सकते हो, तो वो बताएगा कि पेड़ों को काटेंगे लेकिन हम देख लेंगे पहले कोई है तो नहीं, सूखा पेड़ काटेंगे, जो पेड़ हरा ना हो, जो फल ना देता हो उसको काटेंगे। यानी कि अब बच्चा पर्यावरण के लिए सोचने भी लगा है कि हमको यूज भी करना है और ऐसा यूज करें कि प्रॉब्लम भी ना हो। तो पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण एक व्यापक विषय है और ईवीएस हमारा 3 रूल पे चलता है। पहला रूल हमारा है पर्यावरण से सीखना, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से सीखना, तीसरा ये है पर्यावरण के लिए सीखना। इन्हीं तीनों मुद्दों पर या इन्हीं तीनों नियम पर हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण डिपेंडेंट है और इन्हीं 3 नियम पे हमारा पर्यावरण चलता है, ठीक है। इन्हीं 3 नियम पे हमारा पर्यावरण चलता है, इसको आप नोटिस कर रहिएगा या इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1 मिनट शायद मार्कर पतला हो गया है।
चलिए अभी थोड़ा कम नजर, इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे। देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि अब इतना बड़ा क्षेत्र है, अब मुद्दे की बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है। इतना बड़ा पढ़े हम, इतना बड़ा विज्ञान को मोटा किताब पढ़े, फिर सांस्कृतिक किताब पढ़े, सामाजिक विज्ञान पढ़े, हम तो पागल हो जाएंगे। एक तो वैसे पेडोलॉजी चल रही है, आधा समझ में आ रहा, आधा नहीं आ रहा है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कमेटी द्वारा या एनसीईआरटी द्वारा बहुत ही आपको संक्षिप्त सिलेबस दिया गया है। देखिए पेडोलॉजी को छोड़ने के बाद में, पेडोलॉजी को छोड़ने के बाद में इन्होंने कहा यार पर्यावरण कहां कहां हो सकता है। हम शुरुआत करते हैं, अगर जैसे न्यूबॉर्न बेबी, हम ही को मान लीजिए, हमको ही मान लीजिए, ठीक है, या अपने को मान लीजिए। जब आप समझिए आप पर्यावरण है, देखिए समझिएगा कैसे। अब क्या हुआ, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, समझिएगा, मुस्कुराते हुए हमारा जन्म होता है ये फैमिली में, और दांत चियारते हुए हम आते हैं, ठीक है। दांत चियारते हुए हम कहां आते हैं, पहले सबसे पहले हम आते हैं फैमिली के पास, ठीक है, फैमिली के पास। फैमिली में चाचा हमारे जैसे हो गए, फ्रेंड जैसे, बराबर चॉकलेट वगैरह देते हुए, ठीक है। तो फैमिली के पास आए, फैमिली के पास आएंगे तो हमें कुछ दोस्त यार भी मिलेंगे, है ना। अच्छा चलो, इसके बाद में जब हम आएंगे तो देखेंगे, सब लोग देखते रहेंगे, हाँ बउआ हमारा आईएएस बनेगा, बउआ चोर बनेगा, बउआ नालायक बनेगा, यानी कि हमारी फैमिली हमको देखेगी। फिर नेक्स्ट बात, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको लगेगी क्या, भूख। तो दूध के लिए मारा पीटा करेगा, क्या लगेगा, भूख लगेगा। अब देखिए भूख के बाद उसको लगेगी प्यास, यानी कि वाटर। अब देखिए जब फैमिली भी मिल गई, खा पी लिया, पानी भी पी लिया, अब जब पानी पी लेगा तो क्या करेगा, जब पानी पी लेगा तो क्या करेगा, आराम से मुंह फाड़ के सोएगा, या मुंह फाड़ के हम क्या करेंगे, सोएंगे, यानी कि शेल्टर, आवास, ठीक है। सोने के बाद में जब जग गए तो उलट पलट होगा, उलट पलट होगा यानी कि फट से बिस्तर से गिरेंगे तो ऐ पे चिल्लाएंगे, यानी कि ट्रेवल, यात्रा, ट्रेवल, ठीक है, यात्रा, ये शेल्टर है, शेल्टर, ठीक है। चलिए अब यात्रा करने के बाद में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तब अपना वो खिलौने को बनाएगा, ये महाराजा, ये रानी, गुड्डा गुड्डी, फलाना ढिमकाना, यानी कि धीरे धीरे वो चीजों को इन्वेट करना सीख जाएगा, या धीरे धीरे गुड्डे गुड्डे से खेलेगा और अपनी चीजें स्वयं बनाएगा। कोई आप खिलौना देंगे तो पहले तोड़ ताड़ देगा, उसका करके तोड़ देगा, फिर उसको उसे जोड़ेगा, बनाएगा। ऐसा अब ये मार्कर दिया आपने, ऐसे दांत वाले तोड़ देगा, तोड़ने के बाद में इसको यहाँ लगाएगा, मनमानी काम करेगा, यानी कि चीजों का वो धीरे धीरे बनाने लगेगा। तो अब आता है हमारा थिंग्स, थिंग्स वी डू या मेक, बी मेक टू डू होगा, यानी कि हिंदी में बात कहा जाए। अब देखिए आप मोटा मोटा समझिएगा, एक न्यू बॉर्न बेबी सबसे पहले कहां आता है, परिवार में। उसके बाद में उसको भोजन जरूरत पड़ेगी, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, खाना पानी खाने के बाद तान के सोएगा, कहां सोएगा, आवास में, शेल्टर में। सोने के बाद जब वो उठेगा तो दौड़ेगा, धूपेगा, तो ट्रेवल यानी कि यात्रा, और लास्ट में क्या करेगा, यात्रा के दौरान जो चीजें उसको मिलेंगी वो तोड़ मोड़ के बनाएगा। तो इसका अगर हम हिंदी लिखें तो परिवार, दोस्त, भोजन, परिवार, दोस्त, भोजन, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा हमारा जल, चौथा हमारा आवास, आवास, पांचवा हमारा यात्रा, और छठा हमारा है चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं, यानी कि छठा। अब यही जो छह हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही जो 6 हैं इनको मुख्य विषय कहा गया है, और पूरा हमारा पर्यावरण सीटेट यही है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण सीटेट में 6 मुख्य विषय हैं, परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, चीजें जो हम बनाते हैं। परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, चीजें जो हम बनाते हैं। अपने आप को ले लीजिए, पहले आप फैमिली में आएंगे, फिर आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, टांग पसार के सोने के लिए जरूरत पड़ेगी, टांग पसार सो लेंगे तो इधर उधर दौड़ने के लिए चाहिए यात्रा, और लास्ट में आपको क्या होगा, बस सामान बिगाड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 6 पॉइंट अगर हमने पढ़ लिया, ये 6 पॉइंट अगर हमने पढ़ लिया
तो हमारा सॉरी 4 दिखा रहे हैं, 6 पॉइंट हमने पढ़ लिया तो हमारा पूरा ईवीएस क्लियर हो जाएगा, पूरा ईवीएस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें केवल 6 पॉइंट पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहले आप ध्यान लीजिएगा, परिवार और दोस्त, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा आवास, पांचवा ट्रेवल और छठवां चीजें जो हम बनाते हैं। जब हम आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे 3 to 5, तब आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें यही 6 पॉइंट से हैं, इससे एक भी एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। परिवार दोस्त में आपको पढ़ने पड़ेंगे किस तरह के दोस्त हैं, फैमिली को गुजरात में मम्मी क्या कहते हैं और यूपी में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में मम्मी क्या कहते हैं, तमाम प्रकार के नाम आएंगे, फैमिली वाला टॉपिक है। भोजन में सांप का भोजन क्या है, साग का भोजन क्या है, पता नहीं राक्षसी भोजन क्या है, पौधा कौन भोजन खाता है, ये कहाँ आएगा? भोजन में। तरह तरह के पानी के स्रोत कहाँ मिलेंगे? पानी में आएगा। आवास मतलब कुछ घर ऐसे हैं जो पत्तों से हैं, कुछ बिना छत वाले घर, किसी छत में किसी घर में ऊपर छत होगा नीचे नहीं होगा, कोई बांस का घर होगा, वो सब किस में आएगा? शेल्टर में आएगा। यात्रा की बात करें तो यात्रा में आपको पता चलेगा कि मडगांव से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, कैसे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ ट्रॉली से जाते हैं, कहाँ लोहे की तार से जाते हैं, कहाँ पैदल जाते हैं, कहाँ पहाड़ी रास्ते से जाते हैं। पूरा का पूरा ईवीएस 3 to 5 यही 6 पॉइंट में है। पूरा लास्ट में है कौन चीजें हम कैसे बनाते हैं, सब का सब क्या है? 6 पॉइंट पे। अब जो ईवीएस पढ़ा होगा अब वो दिमाग लगा रहा होगा, अच्छा जो पक्षी आते हैं, जो 4 जानवर, शेर, बाघ, सलाथ जानवर हम पढ़े हैं, वो कहाँ आएगा? वो तो आपने लिखा ही नहीं है। बताते हैं, ये 6 होते हैं मुख्य विषय, ये 6 होते हैं मुख्य विषय, 6 होते हैं मुख्य विषय, मुख्य विषय। अब फैमिली को ही थोड़ा सा डीप कर दिया गया है, फैमिली को ही थोड़ा सा डीप कर दिया गया है। क्या डीप कर दिया गया है? देखिए, फैमिली में एक छोटा टॉपिक जोड़ा गया है, रिश्ते। फिर उसके बाद रिश्ते के बाद में टॉपिक जोड़ा गया है एनिमल्स, एनिमल्स। फिर जोड़ा गया है एनिमल्स के बाद में आपको जो टॉपिक जोड़ा गया है प्लांट्स, प्लांट्स। ठीक है, रिश्ते, एनिमल, प्लांट्स, प्लांट्स मतलब आपके पौधे। और लास्ट में आपका है वर्क एंड प्ले। अब देखिए, सारे के सारे रिश्ते नाते आ गए, पूरा चिड़ै कौआ पक्षी जानवर आ गए, प्लांट्स मतलब पूरे के पूरे पौधे आ गए, वर्क एंड प्ले थोड़ा सा खेल बचा था, उसको भी चाप दिया हमने, खत्म कहानी। जाओ, 6 मुख्य विषय और फैमिली यानी कि परिवार में 4 उप विषय, उप विषय मतलब गौड़ विषय होता है या सब सब्जेक्ट। मेन ये हो गए और 4 सब सब्जेक्ट, कुल मिला के 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट को आप देख लीजिए और अपने आप में खुद एनालिसिस कर लीजिए कि पर्यावरण का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इन 10 टॉपिक में नहीं है। तो अगर आपने ये 10 टॉपिक पढ़ लिया, आपका एनसीईआरटी खत्म। ठीक है, उतना ही हमको करना है। फिलहाल अभी हम चल रहे थे स्कोप ऑफ ईवीएस में, तो अब आपको झलकी नजर आ गई होगी कि स्कोप ऑफ ईवीएस हमको पढ़ना क्या क्या है। एक तो ये वाला मुद्दा पढ़ना है, दूसरा स्कोप ऑफ ईवीएस में ये हमको पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी बुक में हमको मिलेगा। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से विषयों को 6 मुख्य भाग में बांटा गया है। परिवार मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं। फिर 4 उप विषय हैं, कौन कौन से? 4 उप विषय हैं, रिश्ते, एनिमल्स, प्लांट और वर्क एंड प्ले। ठीक है, कार्य एवं खेल। इतना हम पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, खूब क्वेश्चन पूछता है, कभी इसमें से 3 दे देगा और एक इसमें से, कहेगा कौन मुख्य विषय नहीं है तो ढूंढ लीजिएगा। कभी इसमें से 3 विषय दे देगा, कहेगा और एक इसमें से कौन सा मुख्य विषय है तो इसमें ढूंढिएगा। ठीक है, बस ऐसे पूछेगा, आप आराम से क्वेश्चन करके निकल जाइएगा। ईवीएस का जो सेक्शन है यहां से आपका पूरा होता रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। इस ईवीएस का स्कोप यहां तक आपका धीरे धीरे आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईवीएस यानी कि पर्यावरण बच्चों को खोजबीन के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि बच्चे जितना खोजबीन करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। वो चाहता है कि बच्चे सृजनात्मक हो। सृजनात्मक मतलब, ये देखिए ये वर्ड पकड़ रहिएगा, खूब आता है एग्जाम में। सृजनात्मक मतलब वो नई नई चीजों को अपने से बनाए, और जब बच्चे अपने से बनाएंगे तो उनका हाथ उसमें लगेगा,
यानी कि हस्तपरक गतिविधियों पर भी ईवीएस बल देता है। बच्चे स्वयं करें, इस पे बल देता है। बच्चे खुद से करें, इस पे बल देता है। बच्चे नई नई चीजें बनाएं, इस पे बल देता है। बच्चे अपने हाथ पैर का प्रयोग करें, इस पे बल देता है। और बच्चे खोजबीन में उनको अवसर प्राप्त हो, इस पे बल देता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था ईवीएस का स्कोप या स्कोप ऑफ ईवीएस पर्यावरण का क्षेत्र का वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।